ठीक है, डिस्कस करें। सबको आवाज आ रही है? भाई जल्दी से बताओ, आवाज आ रही है सबको? हाँ भैया। ठीक है, ओके। अब ध्यान सुनना, काइनेटिक्स का जरूरत क्या है। देखो अभी तक हमने ना 11th में एक टॉपिक पढ़ा है, एक चैप्टर का नाम था थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है ना वो थर्मोडायनेमिक्स के बाद पढ़ा जाता है, उसकी रीजन होती है। जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर था ना वो हमें ये तो बता देता था कि कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, कि कोई रिएक्शन, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। आज समझेंगे, ध्यान सुनना, लिखने का चाहो तो लिख लेना, बाकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ध्यान सुनना जरूर ध्यान से, ताकि आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। मान लो कोई पूछने लग गया आपसे कि भाई ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे, क्या जरूरत है इसकी थ्योरेटिकल में, इसकी जरूरत क्या, वो समझेंगे। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। हमें थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर ये तो बता देता है कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। कैसे, कोई बताएगा? कोई आइडिया देगा कोई बच्चा, जिसे आइडिया की कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस, कैसे पता चलता था? एक एनर्जी थी जो हमें बता देती कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, एक वर्ड बताता था, उसकी वैल्यू बताती थी हमें कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करी थी। है कुछ आइडिया? किसी को आइडिया नहीं? क्या बात है, कितने बच्चों में? शाबाश अंकुर, बिल्कुल ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी। पीछा नहीं छोड़ेगा, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर इसके बाद उसमें भी फिर आएगा दोबारा ये भैया जी, पीछा नहीं छोड़ने वाला, ध्यान रखना। एलिंगम डायग्राम आएगा मेटलर्जी में, वहां पर फिर याद करेगा आपको ये। तो डेल्टा जी क्या होता था, अगर किसी को आइडिया हो तो? डेल्टा जी का फॉर्मूला होता था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। नहीं पढ़ना है, टेंशन मत लो, ये इक्वेशन हमें नहीं पढ़नी, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो डेल्टा जी की वैल्यू है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ जाती, या मैं कहूं ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, कि रिएक्शन हो गई नहीं। आप कितनी ही एनर्जी दे दो उसे, कितना ही टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, कितना ही स्पॉन्टेनिटी इंक्रीज कर दो, रिएक्शन नहीं होने वाली। आप कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दो, वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी कंप्लीट वो। लेकिन अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो, नेगेटिव में है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। मतलब थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर बेटा आपको ये तो बता देता था, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आपको ये तो बता देगा कि कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आपको ये नहीं बता पा रहा था। इसकी ड्रॉबैक थी, कोई हमने पूछे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की ड्रॉबैक क्या थी, तो इसकी ड्रॉबैक ये थी कि ये हमें ये नहीं बता पा रहा था कि वो रिएक्शन कितनी देर में होगी, कितनी देर में होगी, टाइम कितना लेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर ने ये तो बता दिया कि जो कोरोजन है वो होगी, ये कोरोजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो है, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन कितनी देर में होगी ये नहीं बताया, रेट नहीं बताया, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, नहीं बताया। तो हम केमिकल काइनेटिक्स में हम वो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। पहली बात तो हम ये मान के चलेंगे जो रिएक्शन हम कर रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस है। पहली बात तो आप ये नहीं कहोगे ये रिएक्शन हो ही नहीं रही। हम जब ये चैप्टर कर रहे होंगे तो इस दौरान हम ये मान के चलेंगे कि जो रिएक्शन हमने दे दी गई वो रियल लाइफ में नहीं हो रही, लेकिन हमें अगर चैप्टर के अंदर करना है तो मतलब वो हो रही है, आपको मानना पड़ेगा। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर ही उन क्वेश्चन के साथ डील करेगा। काइनेटिक्स का मतलब ये होता है स्पीड, रेट, उनके साथ डील करेगा कि केमिकल रिएक्शन का क्या रेट है, कितनी देर में होने वाली रिएक्शन, कि कोई प्रोडक्ट कितनी देर में कन्वर्ट होने वाला है, ये इसकी सिग्निफिकेंस है। मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन आपको ये कि क्या होती है, कौन सी ब्रांच होती है, मैं आपको इसकी सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ कि आप क्यों पढ़ रहे हो चैप्टर को, इसकी जरूरत क्या है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जरूरत क्या थी भाई, हमें अगर इन्वर्टर बनाना पड़ जाए, इन्वर्टर मीन्स आपको बैटरी बनानी पड़ जाए, तो कैसे पता लगेगी कि कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, क्या उस केमिकल को हम किसी वेसल के अंदर स्टोर कर सकते नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर में आपको बताऊं तो जिंक सल्फेट को आप, ध्यान सुनना, सॉरी कॉपर सल्फेट को आप जिंक के अंदर कभी स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि जिंक का वेसल होगा वो उसी टाइम पे ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए डेल्टा ई नोट की वैल्यू, सॉरी डेल्टा नोट कह रहा हूं, ई नोट की वैल्यू, ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो रिएक्शन हो जाएगी, जिंक जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर हम क्यों पढ़ रहे हैं
ताकि हमें ये पता चले कि जो रिएक्शन आपने हमें बोली है वो रिएक्शन सर हो भी रही है नहीं हो रही है, या हम वैसे ही पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई बेटा? हाँ भैया। चलें अब आगे। तो इस चैप्टर के दौरान हमें क्या क्या पढ़ना है, अब उस चीज को देखो। तो कोई आपसे पूछे पहली बात तो केमिकल काइनेटिक्स है क्या? देखो इसकी बहुत शानदार शानदार डेफिनेशन आपको बुक के अंदर मिलेगी। मैं एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँ तो आप ये सिंपली ये बोलोगे, देखो जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थी, देखो ये डेफिनेशन ना कोई नहीं पूछेगा आपसे कि वो डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डिफाइन इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, कोई नहीं पूछने वाला, डिफाइन सॉल्यूशन कोई नहीं पूछने वाला आपसे, इस लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ कोई आपसे, आप 7th 8th क्लास के किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, वो आपसे पूछ सकता है कि सर डिफाइन कराओ केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है, लेकिन 12th लेवल पे इसकी डेफिनेशन लिखवाना सिर्फ एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। कई बार बच्चे बोलते भी हैं कि सर आप ये डेफिनेशन क्यों लिखवाते हो जब इसकी एग्जाम में कभी पूछी नहीं जाएगी, कभी नहीं पूछेगा आपसे केमिकल, लेकिन क्यों लिखवा जाता है? क्योंकि उसकी रीजन होती है ताकि आपको उससे सिग्निफिकेंस आपको किसी को बताना पड़ जाए, अपने लिए नहीं, एग्जाम के लिए नहीं, तो अपने लिए तो पता हो, किसी को पढ़ाना पड़ जाए, अपने छोटे भाई को, अपने बड़े भाई को, किसी को बताना पड़ जाए, कोई पूछ ले कि हाँ केमिस्ट्री पढ़ी है, ये ना पता हो HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, तो आपको अपने नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो आपको सिंपली ये मैं बोलूं तो देखो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताता आया हूं, केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी, मतलब अगर मैं मेनली डिफाइन करूं तो आपकी जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर आपका बचा ऑर्गेनिक। अभी तक हमने फिजिकल के ही चैप्टर करे हैं। फिजिकल का फर्स्ट चैप्टर कौन सा था हमारा? सॉल्यूशन। तो फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर सॉल्यूशन एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। सॉल्यूशन के अंदर फिर हमने इलेक्ट्रो पढ़ा और फिर हमने कौन सा पढ़ा जो हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स की। तो आप सिंपल लाइन में ये बोल सकते हो कि केमिकल काइनेटिक्स मतलब ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की, तो आप लिख लो, चाहो चाहो तो लिख लो, इट इज द ब्रांच ऑफ it is the branch of chemistry which deals with या ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, और अच्छी तरीके लिखना चाहो तो फिजिकल ब्रैकेट में रख लेना कि फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच, फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है विच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन कितनी देर से हो रही है, ठीक है, विद द रेट ऑफ रिएक्शन। और ज्यादा जानना चाहो तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो गया बेटा, आपका फैक्टर अफेक्टिंग भी हो गया कि वो कौन कौन से फैक्टर जो किसी रेट को इंक्रीज करते हैं, किसी को डिक्रीज करते हैं। बोलो क्लियर इतनी बात? हाँ भैया। ठीक है, तो इस चैप्टर के दौरान हमें क्या क्या पढ़ना, पहले उनके बारे में देखो। पहले हमें देखना टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बहुत छोटा टॉपिक है, कोई ज्यादा इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर फिर हमें पढ़ना हमें फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन कितनी तेज हो रही है कितनी स्लो हो रही है, वो हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर के दौरान। फिर नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है, जिसके अंदर आपका, आप उससे पहले चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, आप इसके अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन भी डिस्कस होगा, जिसके थ्रू हम डिराइव करने वाले हैं रेट लो। इसके दौरान हम रेट लो की बात करेंगे, आप लोग सिंपल बात है, आप लोग रेट कांस्टेंट की बात करोगे। रेट कांस्टेंट मतलब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, सिंपल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे हम, कि कोई रिएक्शन है क्या ऑर्डर है, समझेंगे क्या मतलब है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे एंड मोलिकुलरिटी की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर रेट कांस्टेंट की बात करेंगे हम लोग, रेट कांस्टेंट इसी ऑर्डर की, जैसे रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे होते हैं, तो रेट कांस्टेंट आपके सिलेबस में जीरो ऑर्डर के लिए है, फिर रेट कांस्टेंट की इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए है और फर्स्ट ऑर्डर आपके सिलेबस में है। जब रेट लास्ट डिस्कस कर रहे होंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर रहे होंगे यूनिट्स की, यहाँ पर हम इनकी यूनिट्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, यूनिट्स के साथ डील करेंगे हम इनके बारे में। फिर डिस्कस करेंगे कैटलिस्ट,
कि कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। फिर एक इक्वेशन आती है आपकी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन है, वहां पर एक फैक्टर है टेम्परेचर। ध्यान सुनना, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर एक फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को डिटेल में डिस्कस करना होता है, मैं यहां पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। फिर हमारे पास इसी के अंदर आरएनएस इक्वेशन आ जाएगी। काफी लंबा चैप्टर, छोटा चैप्टर नहीं है। आरएनएस इक्वेशन डिस्कस करनी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, आपको इस दौरान करना क्या क्या है। अगर सिलेबस यही रहा तो सब कुछ करना है। अगर डिडक्शन होता तो आरएनएस इक्वेशन आपके सिलेबस से हट जाएगी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हट जाएगा, कैटलिस्ट हट जाएगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा रह जाएगा। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, आपको जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो इस क्वेश्चन से सबसे ज्यादा आते हैं। सिर्फ इन तीन चीज को पढ़ लो, इस चैप्टर के अंदर काम हो जाएगा आपका, मोर देन सफिशिएंट है। तो अब वन बाय वन शुरू करते हैं टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सिंपल डेफिनेशन से और कुछ नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आता यहां से, लेकिन पता होना चाहिए कि कितने टाइप की रिएक्शन होते हैं। बेटा देखो, अगर हम तो लिखना चाहो तो लिख लेना, डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन। कि अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन आर ऑफ थ्री टाइप। केमिकल रिएक्शन आर ऑफ थ्री टाइप्स। वो थ्री टाइप्स कौन कौन सी हैं? कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, फिर कह रहा हूं मैं, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर की शुरुआत कैसे कर रहे हैं, कैसे इस चैप्टर के अंदर हम एंटर करने वाले हैं। तो फर्स्ट है फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन को ही बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। थर्ड है आपकी स्लो रिएक्शन, सॉरी सेकंड आपकी स्लो, और थर्ड आपकी मॉडरेट रिएक्शन। अब सुनो मेरी बात, तो आपसे कोई पूछे ना केमिकल काइनेटिक्स किन टाइप की रिएक्शन में बात करें, तो ना केमिकल काइनेटिक्स इन पे अप्लाई किया जाता, ना स्लो रिएक्शन पे अप्लाई किया जाता, सिर्फ मॉडरेट पे। तो हम इस चैप्टर के अंदर जो रिएक्शंस पढ़ेंगे, हम ये मान के चलेंगे वो सारी रिएक्शन मॉडरेट हैं। हम इस चैप्टर के दौरान जो भी रिएक्शन करेंगे, तो बेटा आप ये मान के चलोगे कि वो रिएक्शन मॉडरेट है। क्यों, उसकी बात करेंगे, समझते हैं क्यों। बेटा फास्ट रिएक्शन वो होती है जो एकदम से हो जाए, इंस्टेंट ऑफ सेकंड या मिली सेकंड में हो जाए। आप मुझे एक बात बताओ, जो रिएक्शन सेकंड या मिली सेकंड में हो गई, उसे आप ऑब्जर्व कैसे करोगे? आप कब तो टाइम नोट करोगे, कब तो स्टार्ट करोगे, कब आप उस टाइम को एंड करोगे? सिंपल सी बात है, कोई रिएक्शन हो रही है, मैंने आपको बोला कि आपको यहां से बस स्टैंड जाना, तो आपने स्टार्ट किया ना बटन, भाई आपने टाइमर स्टार्ट किया कि यहां से, अच्छा वहां पर इतनी देर में गए सर हमारे, आपने बीच में टाइम इंटरवल है वो नोट किया। लेकिन अगर आपको टाइम इंटरवल काउंट करने का मौका ही ना मिले, तो क्या आप उस रिएक्शन को स्टडी कर पाओगे? बोलो बेटा, नहीं बोलो। भैया। तो सिंपल सी बात है, तो इन फास्ट रिएक्शंस को हम इस चैप्टर के अंदर डील नहीं करने वाले। देखो डील करते हैं, लेकिन इस चैप्टर के दौरान हमारे लेवल पे नहीं है। तो आप सिंपली लिख लो द केमिकल रिएक्शन। मैं फिर कह रहा हूं, जिस बंदे को इस टॉपिक में डाउट है ना, साथ के साथ डील करते चले, और छुट्टी मत करने। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, जितने एक भी दो छुट्टी, दो एक, देखो बेटा मैं सिंपल बता रहा हूं, अगर एक लेक्चर आप मिस करते हो ना, आपको पूरा चैप्टर भुगतना पड़ेगा, ध्यान रखना। मैं फिर कह रहा हूं, प्लीज छुट्टी मत करना, क्लास सारी अटेंड करो। समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन अटेंड करो, कम से कम आपको ये पता होगा हाँ ये टॉपिक यहां पर है, हम पूछेंगे, आप पूछो दोबारा से, ये आपका फंडामेंटल राइट है पूछने का, पूछो आप। लेकिन क्लास नहीं अटेंड करना, ये सोचना नहीं, नहीं समझ में नहीं आया। अगर ऐसे सोच के चलोगे ना कि अच्छा फर्स्ट चैप्टर तो न्यूमेरिकल का, तो वो तो वैसे नहीं होने वाला, सेकंड भी न्यूमेरिकल, थर्ड भी न्यूमेरिकल, कितने चैप्टर छोड़ोगे बेटा? ऐसे करने पड़ेंगे, आपकी मजबूरी है, बाय हुक और क्रुक आपको करने पड़ेंगे। समझ के करोगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्रैम करोगे अपने लिए नुकसान करोगे। कितना क्रैम करोगे, और भी सब्जेक्ट हैं क्रैम करने के लिए। द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस, विच in fraction of second,
तो लिखना चाहो लिख लो, these reactions are so fast that we cannot observe them. We cannot observe at ordinary condition. अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कौन सी है, ऑर्डिनरी रिएक्शंस कौन सी है, वो मतलब सॉरी फास्ट रिएक्शन कौन सी है। एग्जांपल देखो, जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शन के कहने का मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप कह सकते हो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एग्जांपल के तौर पे आपने लिखा HCl प्लस NaOH, एकदम से रिएक्ट करेगा और NaCl बना लेगा और प्लस वाटर। तो क्या बेटा ये कौन सी रिएक्शन है? आयनिक रिएक्शन है। आपको वो कैसे नहीं पता चला, समझाते हैं। HCl किस फॉर्म में प्रेजेंट है? H प्लस में और Cl माइनस में। यहां पर Na प्लस और OH माइनस है। OH माइनस। सिंपल सी बात है, ये रिएक्ट कर गई यहां पर और ये आपका रिएक्ट कर गई यहां। तो ये सारी रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि इन्हें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते नॉर्मल कंडीशन पे। तो हम केमिकल काइनेटिक्स इन पे डील नहीं करेंगे, इसे नोट करो। फिर मैं रब कर रहा हूँ साइड वाले हिस्से को, राइट साइड आपकी रब कर रहा हूँ। जल्दी से बताओ, नोट किया? बोलो बेटा, नोट किया? हाँ भैया कर ली। चलो अब देखो, नेक्स्ट जो है बेटा वो क्या आपकी स्लो रिएक्शन। ये रिएक्शन इतनी स्लो होती हैं, ये कई कई दिन में होती है, कई कई साल ले जाते हैं। जैसे कोरोजन है, थोड़े दिन में तो होगा, बैठ जाओ कितनी देर तक देखोगे। तो ऐसी रिएक्शंस को भी हम नहीं पढ़ते जो बहुत दिन ले रहे हो। दिन मतलब एक लार्ज टाइम ले रहे, ईयर्स में कन्वर्ट होगी, मीन मंथ्स और ईयर्स जो ले, उनको हम डील नहीं करेंगे यहां पे। तो लिख लो, दीज आर द रिएक्शंस, these are the reactions which takes place in months or years। ब्रैकेट में लिख सकते हो a large time period। ये वो रिएक्शन है। एग्जाम्पल, कोरोजन या रस्टिंग लिख लो, सिंपल रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी इतनी स्लो होती है हम ऑब्जर्व नहीं करते। तो लिख सकते हो, दीज रिएक्शन आर सो स्लो that we cannot observe them। बोलो बेटा, समझ में आया? तो हमें डील कौन सी करनी है? हाँ भैया। मॉडरेट, जो हम नॉर्मल कंडीशंस पे ऑब्जर्व कर सके। तो लिख लेना, दीज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस। तो इस चैप्टर के दौरान हम सारी रिएक्शंस ये मान के चलेंगे कौन सी रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन मिनट्स और आवर्स और विच कैन बी ऑब्जर्व्ड
अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहो तो बहुत सारी रिएक्शंस आपकी, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, कि H2O2 जब डिकम्पोज करेगा तो H2O प्लस हाफ O2 के अंदर डिकम्पोज होगा। तो नॉर्मल कंडीशन आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, एस्टर की हाइड्रोलिसिस। आप और किसकी बात कर सकते हो, आप एस्टरिफिकेशन की बात कर सकते हो आप लोग, वो सारी मॉडरेट रिएक्शंस हैं। आप क्या कहते हैं सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस, मतलब शुगर की, केन शुगर की हाइड्रोलिसिस की बात कर सकते हो। ये सारी रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन के अंदर आएंगी। बोलो यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। नहीं भैया। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद और फॉर्मूला लिखने के बाद ना अपनी कॉपी पेन रख देना नीचे, फिर करेंगे समझेंगे उसे। फिर कल से लिखवाऊंगा जो लिखवाना मेरे को, क्योंकि देखो जो कंसेप्ट मुझे ना, देखो मैं ना डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा सकता हूँ यहाँ पर, बहुत सारी चीजें जो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, और यूज हमें उस डायरेक्ट का ही करना है। लेकिन हम वो चीज क्यों कर रहे हैं कि नेगेटिव आगे लगाएंगे, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे लिखेंगे, वो ऐसा क्यों लिख रहे हैं, उसके पीछे रीजन बताऊंगा। कोई आपसे रीजन नहीं पूछने वाला, लेकिन आपको समझने के लिए कि क्यों ऐसा करते हैं हम, क्यों हमें ऐसा किया गया, वो समझाने के लिए। तो इस डेफिनेशन को लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या, सिंपल। अच्छा, रेट का मतलब क्या होता है, चेंज। हाँ बेटा, रेट का मतलब क्या होता है, चेंज। भाई सिंपल देखो, हाँ भैया। रेट का मतलब होता है, एक होता है टाइम, बाय टाइम। रेट का मतलब होता है, अगर कोई पूछे रेट का मतलब क्या है, कभी भी रेट होगा मतलब डिवाइड में टाइम है ये, और ऊपर क्या है, चेंज। किसका, किसी का भी, चाहे चेंज ऑफ रिएक्टेंट ले लो, चाहे प्रोडक्ट ले लो, कि कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कितना टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसकी कंसेंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है, उसकी अमाउंट कितनी चेंज हो रही है, वही क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ या कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन है, तो लिखो इस डेफिनेशन को। डेफिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन की एक बार पूछी गई है, रेट कांस्टेंट की और रेट ऑफ रिएक्शन की एक बार डेफिनेशन पूछी गई है, तो लिख लेना। एक ही बार पूछी है, उसके अलावा कभी नहीं पूछी गई। इट इज डिफाइंड एज दी रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी रेट ऑफ चेंज of concentration of any product of any one of the any कोई भी प्रोडक्ट ले लो या कोई भी रिएक्शन ले लो, एनी वन ऑफ दी और प्रोडक्ट विद टाइम तो सिंपल, मैं रेट ऑफ रिएक्शन को आर ओ आर लिख रहा हूं बेटा, ध्यान सुनना, मैं रेट ऑफ रिएक्शन को आर और आर लिख रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल लाइन में बोलूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं आर ओ आर भी लिख देता हूं शॉर्ट में, कई बार इस चैप्टर के दौरान में लिखूंगा। इसको सिंबल शॉर्ट, छोटा स्मॉल आर में रिप्रेजेंट करेंगे। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, dx by dt, चेंज इन कंसेंट्रेशन। ध्यान सुनना, समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। सिंपली क्या लिख सकते हो आप, सिंपली चेंज इन कंसेंट्रेशन, किसी की भी चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कंसेंट्रेशन किसी की भी हो, चाहे रिएक्टेंट की चाहे प्रोडक्ट की। क्या मतलब है, अच्छा इसकी यूनिट देखो पहले। अच्छा, इस चैप्टर के दौरान कंसेंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी। कंसेंट्रेशन मतलब क्या होगा, मोलैरिटी। और मोलैरिटी कोई यूनिट बताएगा मुझे क्या होती है, कोई बच्चा मोलैरिटी की कोई यूनिट बताएगा मेरे को। हाँ भाई, भैया मोल पर लीटर मोल, और मोलर। एक सेकेंड रुकना, क्या बेटा दोबारा बोलना।
मोल पर लीटर। किसी और को नहीं पता, मैं मतलब एक्चुअली ना माइक चेक कर रहा था कौन बच्चा बोल रहा है, सिर्फ एक ही बच्चा जवाब देता, बाकी कहाँ भाई, सो रहे हो बाकी? माइक काम नहीं कर रहा ढंग से। अच्छा बोल भी रहे माइक भी ढंग से। बेटा जवाब दो, इंटरेस्ट लो। मोलरिटी का अब हुआ ना कैसे? भैया, पहले नहीं हुआ। मोल पर लीटर क्या होगा? मोल पर लीटर। इस बात से सेटिस्फाई हो? और किसी बच्चे को मोलरिटी का फॉर्मूला ना पता हो तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में इसलिए आपको बोला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में है तो इसलिए लीटर लिख दिया मैंने। तो यूनिट क्या है, ऊपर क्या होगी मोल, नीचे क्या होगी लीटर। तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, रेट क्या होगा? इसकी जरूरत पड़ेगी, आप इसके ऊपर भयंकर क्वेश्चन बनने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के ऊपर, इसलिए कह रहा हूं बहुत ध्यान सुनना। यूनिट, जब रेट कांस्टेंट यूनिट निकालनी पड़ेगी ना, तो अगर आपको आर की यूनिट पता होगी तो उसी टाइम सोल्व कर दोगे बिना किसी फॉर्मूले के। आप यूनिट रेट की क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। पर टाइम की यूनिट सेकंड में भी हो सकती है, मिनट में हो सकती है, तो मैं सेकंड ले रहा हूं। तो आप सिंपली क्या लिखते हो, मोल पर लीटर पर सेकंड, या और लिख सकते हो मोल पर लीटर पर मिनट, या अवर में तो अवर में भी ले सकते हो। हाँ एक बात और भी है, रेट की यूनिट प्रेशर में भी हो सकती है। अगर कंसंट्रेशन की बताए, अगर प्रेशर की बात हो तो रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर की भी फॉर्म में हो सकता है, यूज करेंगे हम, तो वहां पर एटीएम पर सेकंड हो जाएगा। कंसंट्रेशन हो जाएगा, कई बार प्रेशर भी ले लेते हैं, यहां पर जो कंसंट्रेशन ना, यहां पर चेंज इन प्रेशर भी आ सकता है। ठीक है, अब प्रेशर की यूनिट एटीएम बार कुछ भी हो सकती है, वो आपको बता दी जाएगी। बोलो यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो बोलो, फिर चलते हैं आगे। नहीं भैया। आप अपनी कॉपी पेन अगर किसी ने ले रखी है तो अपने नीचे रख लो, जो भी मैं समझाने वाला हूं वो सिर्फ समझने के लिए अच्छी बात है, लिखने का कोई तात्पर्य नहीं बनता। चाहो तो लिख सकते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको मैं डायरेक्ट बता दूंगा आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना डायरेक्ट बताऊंगा, और उतना ही करना एग्जाम में, वो कहानी करने की जरूरत नहीं। मैं उसके पीछे फंडामेंटल रीजन बताऊंगा कि वो नीचे क्यों लिखे, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। पहले मैं आपको समझा देता हूं क्या मतलब है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन एक एग्जांपल और ले लेते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बोला कोई कन्वर्जन हो रही है ए से बी में, ए प्लस बी से कन्वर्ट हो रहा है सी में, या आप सिंपली लिखो ए टू सी हो रहा है कन्वर्जन। मैंने आपको बोला टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसेंट्रेशन x1 है। ध्यान सुनो, कितनी कंसेंट्रेशन इसकी x1 है, टाइम t इज इक्वल टू t1 पे। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू t2 पे इसकी कंसेंट्रेशन है x2। तुम बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? तो रेट ऑफ रिएक्शन आपने क्या पढ़ा, चेंज इन कंसेंट्रेशन, चेंज इन कंसेंट्रेशन बाय टाइम टेकन। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये लिखता हूं चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए? अच्छा एक बात और सुनो, इस चैप्टर के दौरान जो मैं ये ब्रैकेट यूज करता हूं, ब्रैकेट का मतलब होता है कंसेंट्रेशन। मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखोगे वो कंसेंट्रेशन होनी चाहिए। कंसेंट्रेशन मतलब वो मोल पर लीटर में होना चाहिए, नहीं है तो कन्वर्ट करके लिखो बाय चेंज इन टाइम। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ध्यान सुनो, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। वो क्या होगी आपकी x2 माइनस x1। भाई बाद में कितनी है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल तो बाद में ये मिली, इनिशियल मुझे ये मिली, क्या बोलूंगा मैं, x2 माइनस x1, और टाइम कितना हो जाएगा t2 माइनस t1। तो चाहो तो आप ऐसे करके चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, मान लो ये तो थी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। मान लो इसके बात करूंगा, किसी टाइम t1 पे मान लो प्रोडक्ट था c1 था, वो x1 था, किसी टाइम 2 पे x2 था, तो भी यही फॉर्मूला आएगा।
वो भी क्या होगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लो कोई दिक्कत नहीं, सेम आएगा। लेकिन यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चाहे आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लो चाहे आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लो, सेम होनी चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, कुछ समय के लिए बताऊंगा क्यों ये बात मैंने क्यों बोली, इसे जोर क्यों दिया मैंने, इस बात पे मैंने जोर क्यों दिया है इसे बताऊंगा आगे। एक बात ध्यान रखना, मैं यहां पर नेगेटिव यूज करूंगा, दो चीजें हैं यहां पर मैं नेगेटिव यूज करूंगा, कब, जब रिएक्टेंट की बात करूंगा, जब रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट की बात करूंगा, ध्यान सुना, रिएक्टेंट की, तो इसके आगे मैं नेगेटिव लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा वही एक्सप्लेन करने के लिए मैं आगे चल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला x gives out b एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, सपोज करो ये आपके पास 10 मोल थे, ध्यान सुनना, 10 मोल थे, आपने कुछ समय के बाद चेक किया, सपोज करो ये 2 सेकंड के बाद चेक किया, कुछ 10 में से कुछ घटे, सपोज करो वो 2 घटे, ध्यान सुना, कितने घटे, 2 घटे, तो 2 ही बी बनेंगे। अगर 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो 2 घटेंगे तो 2 ही इधर बनेंगे, तो 2 ये बनेंगे। मुझे ये बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, ईमानदारी से बताओ। 10 मोल ये पर एक बार लीटर, रिपीट कर दो। दोबारा कर दूं, देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो a आपने लिया वो आपने सपोज करो 10 मोल लिए, क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है बेटा, एक बार ना दोबारा कनेक्ट करो जल्दी से, ठीक है मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। हाँ बेटा आवाज आ रही है, कंफर्म करो एक बार। आ रही है भैया। हाँ भैया। सारे कनेक्ट हो गए, कोई रह गया? चलो एक काम करते हैं और शानदार एग्जांपल लेके समझाता हूं, सुनना। मैंने आपको बोला टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, सपोज करो इसकी कंसेंट्रेशन यही ले लेते हैं, चलो 10 मोल थी, 10 मोल पर लीटर थी। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, ध्यान सुना, 2 सेकंड पे सपोज करो ये कंसेंट्रेशन 8 थी। इसको पैरेलली चलाता हूं किसी दूसरे के साथ समझाने के लिए। मैंने आपको बोला ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे सपोज करो ये कंसेंट्रेशन ए नोट थी, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू टी सेकंड पे ये कंसेंट्रेशन ए टी थी, तो यहां पर ए टी किसके बराबर है, 8 के बराबर है, और ए नोट किसके बराबर है, 10 के बराबर है। क्या ये बात समझ में आई? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ मुझे।
कोई डाउट है इस पॉइंट में? ठीक है, अब मैंने आपको बोला टाइम t इक्वल टू 0 पे ये 0 था, टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे मुझे बताओ b कितना होगा? b कितना होगा? अच्छा ये आंसर कैसे है? अगर 1 मोल से 1 बन रहा है तो मुझे एक बात तो, यहां से कितना घटा है? 2 मोल घटे हैं, 2 मोल पर लीटर घटे हैं, तो 2 मोल ये बनेंगे। मुझे बताओ क्या ये बात ठीक है? बताओ भाई, बोल के हाँ जल्दी से भैया। बताओ। ठीक है, अच्छा मैं इस 8 को क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं 10 माइनस 2। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं? हाँ भैया। अब देखो ध्यान से, तो यहां पर मैं AT को क्या लिख सकता हूं? A नोट माइनस एक्स लिख दूं। यहां पर ये 0 था तो ये x बन जाएगा b। तो इस टाइम पे ये 0 था तो यहां पर ये x बनेगा। क्या लिखा जा सकता है? इसे मैं BT लिख दूं। यहां पर BT का मतलब कि b कितना था टाइम t पे, b की कंसेंट्रेशन कितनी थी टाइम t पे। एक काम करो, इसे देखो, मैं आपको बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान सुनना, रेट ऑफ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए घट रहा है बट बढ़ रहा है? मुझे बताओ ए बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है भैया। ए घट रहा है, तो मैं लिखूं पहले, यहां पर ध्यान सुनना, मैं लिखता हूं रेट ऑफ दिस अपीयरेंस, रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ ए किसके बराबर होगा? चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। ए कितना था मुझे बताओ? टाइम टी शुरुआत, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना था? 8 था। मुझे हाँ बताओ भैया। इनिशियल कितना था? 10 था। हाँ भाई 10 था। कितना टाइम था? हाँ भैया। फाइनल टाइम 2 सेकंड था। शुरुआत कहां से करी थी? 0 सेकंड से। इसका आंसर कितना है मुझे जल्दी से बताओ? -2/2 आया। -1 भैया। माइनस कितना आया? -1। यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बताओ, किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझे बताओ। अब मुझ मेरी बात को ध्यान सुनना, क्या रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव आ सकता है? मैंने एक बात बोली थी, रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव आ सकता है? नहीं भैया। इस बात को दोबारा ध्यान रखना, फिर बताता हूं इसकी रीजन। ओके, अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं प्रोडक्ट के हिसाब से निकालता, आप कहते हैं कि भैया आपने बोला था कि रिएक्टेंट के हिसाब से निकालो चाहे प्रोडक्ट के हिसाब से निकालो, प्रोडक्ट के हिसाब से बताओ। मुझे बताओ प्रोडक्ट बन रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है भैया। तो रेट ऑफ अपीयरेंस वर्ड यूज करूंगा प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखूंगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। क्या ये लिखूंगा मैं? जल्दी से बताओ मुझे। हाँ तो भैया। यहां पर क्या लिखूंगा? डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। तो बी की कंसेंट्रेशन फाइनल कितनी थी? जल्दी से बताओ, फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी थी बी की? 2 भैया। 2। शुरुआत में कितनी थी? 0। 0। टाइम कितना था? 2 माइनस 0। आंसर कितना आया? 2/2। 1। कितना आंसर आया? 1। यहां पर आ रहा -1, यहां पर आ रहा 1। क्या एक तरफ आ रहा -1, दूसरी तरफ आ रहा 1? मेरी बात को गौर से सुनना, एक तरफ आ रहा -1, दूसरी तरफ आ रहा +1। क्या रेट अलग अलग हो सकता है? मैंने एक स्टेटमेंट यूज करी थी, रेट ऑफ रिएक्शन आप चाहे रेट प्रोडक्ट के हिसाब से निकालो चाहे आप रिएक्टेंट के हिसाब से निकालो, क्या अलग अलग हो सकते हैं? भाई सिंपल नहीं सी बात भैया। है, मैंने अमीषा से 10 रुपए लिए, तो अमीषा से अगर मैंने 10 रुपए लिए हैं तो अमीषा का घटना 10 होना चाहिए, मेरा बढ़ना 10 होना चाहिए। तो ये माइनस कैसे आ रहा है? रेट तो पॉजिटिव होता है, रेट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ध्यान रखना। पहली बात तो ये नेगेटिव क्यों आ रहे हैं, दूसरी बात ये अलग अलग भी क्यों, मतलब +-1 देखो, अभी तो सिर्फ माइनस का फर्क है। एक एग्जांपल और लूंगा, वहां पर वैल्यू भी फर्क आ जाएगी, तो यहां पर नेगेटिव को सॉल्व करेंगे। तो इस नेगेटिव, ये नेगेटिव ना आए, तो इस बात को दिमाग में डाल लो। जब भी रिएक्टेंट की बात करोगे, ध्यान सुना मेरी बात को, दोबारा बोल रहा हूं, जब भी रिएक्टेंट की बात करोगे तो उसके आगे माइनस का साइन लगाओगे। क्या लगाओगे? माइनस। मतलब जब भी डिसअपीयरेंस की बात कर रहे होगे उसके आगे माइनस लगाओगे। कोई पूछे क्यों, एग्जाम में पूछा जाता है नेगेटिव क्यों लगाया, आप बोलोगे कि हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन था ना वो नेगेटिव आ रहा था, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? अब बताओ भाई, अब आंसर क्या +1 आएगा? भैया। तो आंसर क्या आ जाएगा? +1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? +1 मोल पर लीटर पर सेकंड यूनिट के साथ में
हाँ, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के साथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर जल्दी से लिख सकते हो तो कॉपी में लिख लो, लेकिन ये काम ना, इसे ना मतलब ध्यान सुनना मेरी बात जो मैं बोलने वाला हूं, इसे समझने के लिए लिखना। मैं आपको रीजन बता रहा हूं, क्योंकि बेटा मैं देखो अभी आपको ना एक रिएक्शन लिखूंगा, ध्यान सुनना। मैंने आपको बोला ए से बी कोई रिएक्शन, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बोलूंगा बेटा SO2 प्लस O2 गिव्स आउट SO3 सॉरी, इसको बैलेंस कर देंगे हम लोग, इसके SO2 में तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा बेटा इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ। तो जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो आप ये लिखोगे माइनस 1/2। ये 1/2 क्यों लिखा वो बात में बताऊंगा। DSO2 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस, या तो ये होगा या और किसके बराबर होगा, माइनस DO2/dt, क्योंकि रिएक्टेंट की बात कर रहे थे हम। ध्यान सुनो, रिएक्टेंट के केस में हमेशा क्या लगाएंगे, माइनस। ये माइनस क्यों लगाया समझ में आया? ये माइनस क्यों लगाया समझ में आया? जल्दी से बताओ। हाँ भैया। है ना। अब कहानी बची ये 1/2, ये भी समझाऊंगा, लेकिन कल, आज नहीं, टाइम नहीं बचेगा इतना बताने का, क्योंकि काफी लंबा प्रोसीजर समझाने का। तो जल्दी से लिख सकते हो तो कॉपी में जल्दी से नोट करो, फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाऊंगा अभी आपको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ में आए, मजबूती बने आपके कंसेप्ट के अंदर, ताकि कभी कोई टीचर पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि जी माइनस ऐसे आया, आप माइनस लगाते तो ये गड़बड़ आती। ये चीजें पता है कहां पे जाती है बेटा, ये इंटरव्यू में पूछ जाती है, कहीं स्कूल में टीचिंग करने लगा। देखो ये पता, ये छोटी छोटी चीजें ना आपको कोई नहीं बताएगा, लिखी मिल जाएगी बुक के अंदर है, दिनेश है, प्रदीप है, रमेश, प्रदीप, आकाश, पताल, सब में लिखी मिलेगी आपको, लेकिन उसका रीजन एक्सपेरिमेंटली ये चीज इसलिए है। बहुत मजा आने वाला है चैप्टर के अंदर, सब कुछ समझाऊंगा। देखो वो अलग बात, नहीं समझ में कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला बता दूंगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, गारंटी देता हूं आंसर गलत नहीं होगा, 100% कह रहा हूं, लेकिन एक बार कोशिश करनी चाहिए इंसान को। एक बार पहले एग्जांपल एक समझाया, इसी को दोबारा फिर समझाऊंगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेके। रब कर दो इसे, करें अब, बोलो बेटा, चलें आगे। अभी तो बेटा बहुत कुछ बताना मेरे को इस चैप्टर के अंदर, देखो ध्यान से। अब इस वाली फॉर्म को लेते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए किसके बराबर आएगा बेटा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, बताओ कैसे लिखूं, क्या होना चाहिए, डी ए बाय चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम। ए कितना था टाइम टी पे, 80 माइनस ए नोट बाय टी माइनस 0। क्या ये लिखना चाहिए था, जल्दी से बताओ बेटा, क्या ये लिखना चाहिए था? हाँ भैया। जल्दी, 80 की वैल्यू कितनी है, ए नोट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स, माइनस ए नोट, क्या आया नीचे टी, नेट आंसर क्या आया, माइनस एक्स बाई टी आया, माइनस एक्स बाय टी। शाबाश। अगर मैं आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालता रेट ऑफ अपीयरेंस, इसी स्टेटमेंट को देखो ध्यान सुनो, इसी स्टेटमेंट को हम ये भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ ROR विद रिस्पेक्ट टू ए। डिसअपीयरेंस लिखा है, इसको रेट ROR विद रिस्पेक्ट टू ए भी लिख सकता था मैं। रेट ऑफ अपीयरेंस, एग्जाम में ना क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताओ, रेट ऑफ अपीयरेंस बताओ, इसलिए मैंने अपीयरेंस वर्ड यूज कर रहा हूं। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या होता, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम। शुरू में कितनी थी बेटा बी, इसकी कंसंट्रेशन, इसको बी नोट ले लूं, ये लो बी नोट ले लूं, तो क्या लिखता हूं, बीटी माइनस बी नोट लिख सकता हूं, बाई टी बी टी माइनस 0। बीटी कितना है, एक्स, एक्स, बी नोट कितना है 0, टी, आंसर कितना है एक्स बाई टी। क्या ये अलग अलग हो सकते हैं, क्या ये अलग हो सकते हैं भाई, जितना बढ़ेगा जितना घटेगा उतना ही तो बढ़ेगा, क्या ये अलग हो सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पहली बात तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो कोई आपसे पूछे रेट ऑफ रिएक्शन, कई बार ना आपसे पूछ देते कि ये नेगेटिव क्यों लगाया, तो आप बोलोगे बात ऐसी है सर, ध्यान से सुन लो, रेट कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इसलिए हमने रिएक्शन के केस में हमने क्या लगा दिया आगे, माइनस। तो जिंदगी में ध्यान रखना,
जब भी रेट किसका लिखोगे, ध्यान सुना, जब भी किसका रेट लिखोगे रिएक्टेंट का, तो आगे किसको लगाओगे, माइनस। क्यों लगाओगे, बात समझ में आ गई? ताकि हमारा जो नेट आंसर वो क्या बन जाए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब मुझे एक बात बता दो, आज मैं क्लास यही एंड करने वाला हूं, मुझे सिर्फ ये बता दो कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, ताकि मैं कल अपने लिए प्रिपेयर हो जाऊं कि मुझे कल कितना समझाना आप लोगों को। बोलो बेटा, कौन सा बच्चा जिसे अभी भी समझ में नहीं आया? जिसे अभी भी समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज दोबारा से वीडियो देखना, रिकॉर्डेड है। फिर भी नहीं समझ में आया, कल दोबारा इन्फॉर्म कर देना मेरे को, मैं दोबारा फिर करा दूंगा। ठीक है बेटा?